आज हम पोएटिक डिवाइसेस यानी फिगर्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट की स्टडी करने जा रहे हैं, पार्ट 2। ट्रांसफर्ड एपिथेट डेफिनेशन। व्हेन एन एपिथेट यानी एडजेक्टिव, व्हेन एन एपिथेट is transferred from its original place to which it actually does not belong, it is called transferred epithet। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई एपिथेट यानी एडजेक्टिव यानी सिफत अपनी ओरिजिनल जगह को छोड़कर जो है किसी दूसरे जगह ट्रांसफ़र होती है, यानी एपिथेट यानी एडजेक्टिव, ये जो लफ्ज़ है ये अपने ओरिजिनल प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र होता है, दूसरी जगह उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल बताया जा सकता है कि मान लीजिए कोई पार्सल आपका जो आया है इंडियन पोस्ट से, वो पार्सल के ओनर आप है, उस पर आपका एड्रेस है, लेकिन गलती से पोस्टमैन ने वो पार्सल किसी दूसरी जगह दे दिया। तो अब ये कैसा हुआ? पार्सल माने क्या है? पार्सल है एपिथेट या एडजेक्टिव, उसके ओरिजिनल ओनर कौन है? आप है, लेकिन गलती से दूसरी जगह वो चले गया, तो ये क्या हुआ? ट्रांसफ़र हुआ किसका? एपिथेट का। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, आई एम पुटिंग अ मेडिटेटिव फुट। मेडिटेटिव का मतलब होता है गहराई से सोचना। मेडिटेटिव ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है मतलब ये क्या है? एपिथेट है। तो गहराई से सोचना, ये जो लफ्ज़ है ये किसके पहले इस्तेमाल किया गया? फुट के पहले इस्तेमाल किया गया। तो मेडिटेटिव और फुट का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। तो ये मेडिटेटिव, ये जो एपिथेट है, ये जो एडजेक्टिव है, ये गलती से ट्रांसफ़र हुआ है। असल में मेडिटेटिव, इसका ताल्लुक किससे है? आई से है, और वो गलती से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ? किसके पहले इस्तेमाल किया गया? फुट के पहले। तो ये क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। दूसरा एग्जाम्पल, दे डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड क्लोथ्स टू द पुअर। उन्होंने जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है रहमदिल कपड़े तकसीम किए थे। उन्होंने रहमदिल कपड़े तकसीम किए थे। तो अब देखिए, ये काइंड, ये क्या है? काइंड क्या है? ये एपिथेट है, एडजेक्टिव है। तो ये जो है काइंड, ये जो एपिथेट है, ये असल में किसके लिए आया है? दे के लिए आया है, लेकिन किस गलती से कहाँ ट्रांसफ़र किया गया है उसको? क्लोथ्स के पहले, यानी कपड़ों के पहले जो है उस काइंड को ट्रांसफ़र किया गया है गलती से। तो ये क्या है? ट्रांसफर्ड ऑफ एपिथेट, यानी एपिथेट का इस्तेमाल, यानी ये जो काइंड एपिथेट है किसके लिए आया है? दे के लिए आया है, और गलती से उसको कहाँ इस्तेमाल किया गया है? क्लोथ्स के पहले। ही फायर्ड क्रूएल बुलेट्स ऑन हिम। तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में क्रूएल यानी जालिम, क्रूएल यानी जालिम, ये क्या है? एपिथेट है, एडजेक्टिव है। तो गलती से ये एपिथेट किसके पहले इस्तेमाल किया गया है? ही फायर्ड क्रूएल बुलेट्स ऑन हिम। उसने जो है जालिम गोलियां उस शख्स पर चलाई थी। उसने जो है जालिम गोलियां उस शख्स पर चलाई थी। बुलेट्स का मतलब क्या होता है? बंदूक की जो गोलियां होती है उसे बुलेट्स कहते हैं। तो बंदूक की गोलियां खुद से ही जालिम होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। तो ये क्रूएल, ये जो एपिथेट है, ये गलती से बुलेट्स के पहले आया है। ये असल में क्रूएल, इसका ताल्लुक किससे है? ही से है। इसलिए जो है क्रूएल का ताल्लुक किससे है? ही से है। तो ये ही के साथ जुड़ना चाहिए था, लेकिन गलती से बुलेट्स के पहले इसको इस्तेमाल किया गया है। तो ये पहले एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन, ये दूसरे एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन, ये तीसरे एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन। पन डेफिनेशन। पन is a humorous form of wordplay which suggests two or more meanings by exploiting similar meanings, sounds or spellings of words। तो पन में क्या होता है कि किसी एक अल्फाज के कई माना, कई मीनिंग्स निकाले जाते हैं, और इसको मज़ाहिया तौर पे ह्यूमरस फॉर्म यानी मज़ाहिया अंदाज में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे पन कहते हैं। टाइप्स ऑफ पन देखिए, पहला है होमोफोनिक पन। होमोफोनिक का मतलब जहाँ पर सेम साउंड निकलता है, सेम आवाज़ निकलती है। तो सेम आवाज़ निकलने की वजह से जो पन क्रिएट होता है उसे क्या कहते हैं? होमोफोनिक पन। एग्जाम्पल देखिए, अथेइज्म इज़ अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। तो इसमें देखिए, ये जो वर्ड है प्रॉफिट, इसका साउंड किससे मैच हो रहा है? प्रॉफिट के साथ, यानी फायदे के साथ। तो प्रॉफिट प्रॉफिट, ये साउंड मैच होने की वजह से कौन सा पन है? होमोफोनिक पन है। होमोग्राफिक
पन, मतलब यहाँ होमोग्राफिक पन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा वर्ड होता है जिसकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग्स दो निकलते हैं। जिसकी स्पेलिंग एक होती है, मीनिंग्स दो निकलते हैं। देखिए एग्जांपल, यू कैन ट्यून अ गिटार बट यू कांट ट्यून अ फिश। यहाँ पर देखिए ट्यून, ट्यूना, यहाँ पर ये जो है ट्यून ट्यूना सेम साउंड है, यानी मतलब यहाँ पर होमोफोनिक पन है। और यहाँ पर एक वर्ड आया है बेस। तो बेस का मीनिंग क्या है? देखिए यहाँ पर फिश या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी एक मछली और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बेस ये वर्ड के कितने मीनिंग निकल रहे हैं? सेम स्पेलिंग है लेकिन मीनिंग क्या निकल रहे हैं? यहाँ पर एक फिश और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो एक वर्ड है, दो मीनिंग्स निकल रहे हैं सेम स्पेलिंग के साथ। तो ये क्या है? होमोग्राफिक पन। कंपाउंडेड पन, इसमें कंपाउंडेड पन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो है कंटेनिंग टू और मोर पन, मतलब जिसमें दो से ज़्यादा पन होते हैं उसे कंपाउंडेड पन कहते हैं। देखिए एग्जांपल, वाई कैन अ मैन नेवर स्टार्व इन द ग्रेट डेजर्ट बिकॉज ही कैन ईट द सैंड विच इज देयर, बट व्हाट ब्राउट द सैंडविचेस देयर। देखिए सैंड विच यानी रेत, और सैंडविचेस मतलब खाने की चीज़। सैंड मतलब रेत, सैंडविच, और यहाँ पर सैंडविच ये मिला के लिया गया। तो ये क्या है? कंपाउंडेड पन है, यहाँ पर बताया गया। रिकर्सिव पन में ये होता है, देखिए रिकर्सिव पन द सेकेंड aspect of pun relies on the understanding of the element in the first, यानी फर्स्ट पार्ट ऐसा पन होता है कि जिसका जो सेकेंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट है दोनों में जो है रिलेशन होता है। देखिए, इमैनुअल डजंट पन, ही कांट। अब ये जो कांट, ये जो वर्ड है, देखिए कांट, KANT, कांट। तो ये कांट क्या है? प्रॉपर नाउन है। कांट क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी शख्स का नाम है। लेकिन ये जो कांट है इसकी स्पेलिंग देखिए KANT है। तो इसकी आवाज़ किससे मैच हो रही है? कैनॉट से मैच हो रही है। देखिए कांट अपना जो वर्ब होता है ना, कैनॉट, कांट, उससे मैच हो रही है। तो मतलब ये कांट क्या है? KANT, कांट प्रॉपर नाउन है। तो इसका साउंड किससे मैच हो रहा है? कैनॉट से, जिसको हम शॉर्ट में कैसा लिखते हैं? CAN''T, कांट। इन्फिनिटी इज नॉट इनफिनिटी, यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी, इनफिनिटी। तो यही बात है यहाँ पर जो है, देखिए इन्फिनिटी यानी लामहदूद, और फिर इज नॉट इन्फिनिटी यानी फिर से जो है ये क्या है? रिकर्सिव पन है। इन्वर्जन डेफिनेशन, व्हेन अ नॉर्मल प्रोज ऑर्डर is changed to get poetic effect, it is called inversion। यानी इन्वर्जन क्या होता है? जब नॉर्मल प्रोज ऑर्डर यानी जुमले के अंदर, जब लाइन के अंदर नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है, नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। यानी नज़म में या पोएम्स में ऐसे कुछ लाइंस होते हैं, ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जहाँ पर नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को क्या कर दिया जाता है? चेंज किया जाता है। और नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को चेंज करके उसमें पोइटिक इफेक्ट लाया जाता है नज़म के अंदर। तब ऐसा पोइटिक इफेक्ट जब लाया जाता है नॉर्मल प्रोज ऑर्डर चेंज करके, तब उसे क्या कहते हैं? इन्वर्जन। क्या कहते हैं? इन्वर्जन। अब नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किसे कहते हैं? देखिए नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किसे कहते हैं कि पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब आता है, और उसके बाद में लास्ट में क्या आता है? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एक बार मैं रिपीट करता हूँ और एक बार, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। तो ये नॉर्मल प्रोज ऑर्डर होता है। लेकिन नज़मों में क्या होता है कि जो लाइंस या सेंटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इस नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को बिल्कुल बिगाड़ दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है पोइटिक इफेक्ट के लिए। तो जहाँ ऐसा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इन्वर्जन। एग्जाम्पल देखिए, पहला, टू सी तुकाराम शेक्सपियर केम ओवर। अब इसमें देखिए नॉर्मल प्रोज ऑर्डर को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है? शेक्सपियर, और वर्ब क्या है? केम ओवर। शेक्सपियर ये सब्जेक्ट है, ये शुरू में आना चाहिए, तो कहाँ आया? देखिए बीच में आया। और वर्ब यहाँ पर आना चाहिए था सब्जेक्ट के बाद, तो लास्ट में आ गया। तो ये
और टू सी तुकाराम क्या है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर चेंज हो गया, तो ये क्या है, इन्वर्जन है। तो इसका नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किस तरीके से होगा, देखिए, शेक्सपियर केम ओवर टू सी तुकाराम। तीसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इन द पीस लाइज हैप्पीनेस, इन द पीस लाइज हैप्पीनेस। तो यहाँ पर भी नॉर्मल प्रोज ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, पीस, जो शुरू में आने का था बीच में आया। लाइज वर्ब है और हैप्पीनेस, इन द हैप्पीनेस क्या है, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल प्रोज ऑर्डर जो है चेंज कर दिया गया है। तो इस सेंटेंस का नॉर्मल प्रोज ऑर्डर किस तरीके से होगा, देखिए, पीस लाइज इन द हैप्पीनेस। कैसा होगा, देखिए, पहले आएगा सब्जेक्ट, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, पीस, फिर उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब क्या है, लाइज, और बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, इन द हैप्पीनेस। तो इसका कैसा होगा, पीस लाइज इन द हैप्पीनेस। तो ये जो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन्हीं का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। टॉटोलॉजी डेफिनेशन, यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स विथ सेम वन मीनिंग इज कॉल्ड टॉटोलॉजी। यानी टॉटोलॉजी किसे कहते हैं कि किसी एक मीनिंग को बताने के लिए दो से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करना। ध्यान से सुनिए, किसी एक मीनिंग को बताने के लिए दो से ज़्यादा अल्फाजों को इस्तेमाल करना, उसे क्या कहते हैं, टॉटोलॉजी। देखिए एग्जाम्पल, पहला, अ जाइजेंटिक ट्री लुक्ड ह्यूज इवन फ्रॉम डिस्टेंस। अब इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखते हैं तो इसमें देखिए जाइजेंटिक यानी बहुत बड़ा, और ह्यूज, ये भी, इसका भी मतलब होता है बहुत बड़ा। तो यहाँ पर देखिए जाइजेंटिक और ह्यूज, ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग एक निकल रहे हैं। जाइजेंटिक और ह्यूज, ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग कैसे निकल रहे हैं, एक ही निकल रहा है। तो पोएट ने क्या किया यहाँ पर, यानी मीनिंग एक है लेकिन उसके लिए दो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो ऐसा जब किया जाता है, एक मीनिंग के लिए दो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, टॉटोलॉजी। सेकेंड एग्जाम्पल, द इंसेक्ट इज वेरी स्मॉल एंड टाइनी। यानी जो कीड़ा है वो कैसा है, बहुत छोटा और टाइनी है। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल और टाइनी, ये दोनों की मीनिंग एक है। स्मॉल और टाइनी, ये दोनों की मीनिंग एक है। इसका मतलब मीनिंग एक है लेकिन उसके लिए दो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, एक मीनिंग के लिए दो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए। तो ये क्या है, टॉटोलॉजी। तो ये पहले एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन है, ये दूसरे एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद है देखिए क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स के लिए ये जो डायग्राम बताया गया है, इसको गौर से देखिए आप इस डायग्राम को। इसमें देखिए पहले छोटी लकीर है, उसके बाद में बड़ी लकीर है, उसके बाद में बड़ी लकीर है, उसके बाद में बड़ी लकीर है। यानी इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया गया है, असेंडिंग ऑर्डर बताया गया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया गया है, असेंडिंग ऑर्डर बताया गया है। मतलब पहले जो है कम अहम बात, फिर ज़्यादा अहम बात, फिर उससे ज़्यादा अहम बात। मतलब पहले इंपॉर्टेंट, फिर मोर इंपॉर्टेंट, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसे क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स। डेफिनेशन देखिए, when words or ideas are arranged in the ascending order of their importance it is called climax। यानी यही बात बताई जा रही है जो डायग्राम में बताई गई है। जब आइडियाज़ या वर्ड्स को किस तरीके से तरतीब दी जाती है, यानी आइडियाज़ और वर्ड्स की तरतीब इस तरीके से बताई जाती है, उस आइडियाज़ और वर्ड्स को इस तरीके से तरतीब दी जाती है कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है, उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है, और उसके बाद सबसे आखिर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है। तो जहाँ ऐसा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, लुक अप इन द स्काई, इट्स अ बर्ड, इट्स अ प्लैनेट, इट्स अ सुपर मैन। देखिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में बताया गया। पहले क्या कहा गया, देखिए लुक अप इन द स्काई, तो पहले बर्ड, इंपॉर्टेंट बात, फिर प्लैनेट, मोर इंपॉर्टेंट बात, और फिर सुपरमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। मतलब आइडियाज या वर्ड्स को क्या किया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया गया। सेकेंड एग्जाम्पल, सिंस कॉन्कॉर्ड वॉज लॉस्ट, फ्रेंडशिप वॉज लॉस्ट, फिडिलिटी वॉज लॉस्ट, लिबर्टी वॉज लॉस्ट, ऑल वॉज लॉस्ट। तो यहाँ पर देखिए फिर से जो आइडियाज है या जो वर्ड्स है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया गया। कॉन्कॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट, समझदारी, खत्म हो जाना। तो यहाँ पर जब
कॉन्कॉर्ड वॉज लॉस्ट, तो यहाँ क्या हुआ? फ्रेंडशिप वॉज लॉस्ट, फिडिलिटी वॉज लॉस्ट, लिबर्टी आज़ादी वॉज लॉस्ट, ऑल वॉज लॉस्ट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कब बताई गई? आखिर में बताई गई। तो ये क्या है? ये क्लाइमैक्स है। अगला एग्जाम्पल देखिए, लाइफ, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ पर देखिए फिर से असेंडिंग ऑर्डर में बताए गए वर्ड्स या आइडियाज। पहले लाइफ, फिर बाद में लिबर्टी, और उसके बाद है परसूट यानी कोशिश करना हैप्पीनेस की। चौथा एग्जाम्पल, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। वो आया, उसने देखा, उसने जीत लिया। तो कॉन्कर्ड का मतलब जीत, फतेह हासिल करना। तो सबसे अहम बात लास्ट में बताई गई। तो ये क्या है? क्लाइमैक्स। और ये जो एग्जाम्पल है इनका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। ये पहले एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन, दूसरे एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन, ये तीसरे एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन, और ये चौथे एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन। इसके अपोजिट में है, देखिए क्लाइमैक्स के अपोजिट में है एंटी क्लाइमैक्स। तो एंटी क्लाइमैक्स में क्या होता है कि इसमें जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में बात बताई जाती है। यानी यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इसकी क्लाइमैक्स की बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर एंटी क्लाइमैक्स में क्या होता है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पहले बताई जाती है। यानी कैसा ऑर्डर रहता है इसका? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, और बाद में फिर इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा नीचे उतरते हुए सीक्वेंस आता है, नीचे उतरते हुए। Definition: when words or ideas are arranged in the descending order of their importance, it is called anticlimax। यही बात डायग्राम में बताई गई। देखिए एग्जाम्पल, what do you want? हैप्पीनेस, मनी और टॉप पोस्ट। तो सबसे अहम बात क्या है? देखिए सबसे अहम बात शुरू में ही बताई दी गई है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनी मोर इंपॉर्टेंट है, और टॉप पोस्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अहम बात शुरू में ही बता दी गई है। ये क्या है? एंटी क्लाइमैक्स। दूसरा एग्जांपल, कैरेक्टर, स्टेटस और रेपुटेशन, व्हाट इज योर एम। तो यहाँ पर सबसे अहम बात क्या बता दी गई है? कैरेक्टर सबसे अहम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद मोर इंपॉर्टेंट स्टेटस, और उसके बाद इंपॉर्टेंट रेपुटेशन। तो सबसे अहम बात शुरू में बता दी गई है। ये दो एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन। यूफेमिज्म, euphemism definition: when harsh, embarrassing or unpleasant idea is expressed by polite or mild words, it is called euphemism। यानी जब कोई कड़वी बात और कोई एम्बेरसिंग बात, यानी जो बात बताने के लिए थोड़ा हेजिटेशन करना पड़ता है, या अनप्लेजेंट यानी गम की खबर या गम की बात, यानी कोई कोई कड़वी बात, यानी कोई कड़वी बात या कोई कड़वा आइडिया किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है? बहुत अदब से। पोलाइट मतलब अदब से, और माइल्ड अंदाज में, यानी बहुत माइल्ड अंदाज में उसको जब एक्सप्रेस किया जाता है। यानी कोई कड़वी बात, कोई कड़वी हकीकत या कोई कड़वी बात या कोई झिझक वाली बात को बहुत ही अदब से, बहुत ही अदब से और बहुत ही अखलाक से माइल्ड करके, उसको सॉफ्ट करके बता दिया जाता है। तब उसे क्या कहते हैं? यूफेमिज्म। क्या कहते हैं? यूफेमिज्म कहते हैं। यानी कोई बुरी खबर है तो उसको जो है एक शाइस्ता अंदाज में बयान किया जाता है, एक अखलाक वाले अंदाज में बयान किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? यूफेमिज्म। देखिए एग्जाम्पल एक दिया गया है, ही पास्ड अवे लास्ट मंथ। अब पास्ट अवे का मतलब क्या है? इंतकाल हो चुका है। पास्ट अवे का मतलब क्या है? इंतकाल हो चुका है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया पास्ट यानी इंतकाल के लिए? इंतकाल के लिए डेथ ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया क्या? नहीं। तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया? पास्ट अवे, यानी वो गुजर गए हैं। क्या कहा गया है? कि वो पिछले महीने गुजर गए हैं। क्या कहा गया है? पिछले महीने गुजर गए हैं। ऐसा नहीं कहा गया कि पिछले महीने वो मर गए हैं, ही डाइड लास्ट मंथ। ऐसा नहीं कहा गया है। ये जो कड़वी सच्चाई है इसको किस तरीके से बयान किया गया है? एक सॉफ्ट वर्ड्स में बयान किया गया है। तो ये क्या है? ये यूफेमिज्म है। तो यूफेमिज्म में क्या होता है कि जो कड़वी बात होती है, जो हार्श रियलिटी होती है, जो अनप्लेजेंट बातें होती है, और जो एम्बैरेसिंग
बात जो होती है उसको एक प्लेजेंट अंदाज में, माइल्ड अंदाज में एक्सप्रेस किया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? यूफेमिज्म कहते हैं। ये पहले जो एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल इसका एक्सप्लेनेशन है। एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी का मतलब हम क्या लेते हैं? एपोस्ट्रोफी जो वर्ड्स के ऊपर जो हम ऐसे कॉमास बनाते हैं, हम उसको एपोस्ट्रोफी लेते हैं। तो वो पंक्चुएशन में जो एपोस्ट्रोफी होती है वो एक एपोस्ट्रोफी है, लेकिन यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस के अंदर जो है इसका मीनिंग अलग है। एपोस्ट्रोफी इस लफ्ज़ का मतलब कितने मीनिंग निकल रहे? दो मीनिंग निकल रहे। पहला पंक्चुएशन के लिहाज से अलग मीनिंग निकल रहा है, और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एक पोइटिक डिवाइस भी है। तो इसके डेफिनेशन देखिए। टू स्पीक टू डेड और एब्सेंट पर्सन or to an inanimate object or abstract idea directly and emotionally, it is called apostrophe। यानी जब हम किसी डेड पर्सन का जिक्र, यानी ऐसा शख्स जिसका इंतकाल हो चुका है, इंतकाल होने वाले शख्स का जिक्र, या एब्सेंट पर्सन का यानी गैर मौजूद इंसान का जिक्र, या फिर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी बेजान चीज़ का जिक्र, या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी कोई ख्याल का जिक्र कैसा करते हैं? डायरेक्टली करते हैं और जज्बात के साथ करते हैं, उनको इंसान मान के करते हैं, और ऐसा समझ के करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनको हम इंसान मान लेते हैं पूरे को, और ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन इनके साथ हो रहा है, और जो है इमोशनली हम इनको एड्रेस करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी। देखिए पहला एग्जांपल, ओ कलाम बी आवर गाइड एंड टीचर। देखिए डॉक्टर कलाम अभी जिंदा है क्या? नहीं, उनका जो है इंतकाल हो चुका है। डॉक्टर कलाम का इंतकाल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है कैसा रेफर किया जा रहा है, उनको कैसा जिक्र किया जा रहा है? ऐसा जिक्र, बहुत इमोशनली जिक्र किया जा रहा है, ऐसा जिक्र किया जा रहा है कि मानो वो जिंदा है और हमारे नज़रों के सामने खड़े हुए, और हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं जज्बात के साथ। ओ कलाम बी अवर गाइड एंड टीचर। तो ये क्या है? एपोस्ट्रोफी। दूसरा एग्जांपल देखिए, डेमोक्रेसी गिव जस्टिस टू द पुअर एंड वीक। जमहूरियत, आप क्या कहा जा रहा है? जमहूरियत गिव जस्टिस टू द पुअर एंड वीक। जमहूरियत से कहा जा रहा है कि इंसाफ दो, किसको? गरीबों को और कमज़ोरों को। तो अब डेमोक्रेसी क्या है? आइडिया है। डेमोक्रेसी क्या है? एक आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन उसको, उसका जिक्र किस तरीके से किया गया है? उसको इंसान माना गया है, और ऐसा माना गया है कि डेमोक्रेसी हमारे सामने मौजूद है, जमहूरियत हमारे सामने मौजूद है एक इंसान के तौर पर, और हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? एपोस्ट्रोफी। ओ गॉड सेव अस इन दिस डिस्ट्रेस। ऐ खुदा जो है हमको इस मुसीबत में बचा ले। तो अब गॉड कैसा जिक्र किया जा रहा है? गॉड जो है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, तो यहाँ पर कैसा जिक्र किया जा रहा है? बहुत इमोशनली एड्रेस किया जा रहा है, डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, इंसान समझकर एड्रेस किया जा रहा है। तो ये क्या है? एपोस्ट्रोफी है। और एपोस्ट्रोफी में आम तौर पर जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ताजुब या निशान का। तो ये तीन एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, ये पहले एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन, ये दूसरे एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन, ये तीसरे एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन।